नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत बांटे 71,000 नियुक्ति पत्र। युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए लॉन्च किया कर्मयोगी पोर्टल। कहा, युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। श्रद्धा मर्डर केस की नहीं होगी सीबीआई जांच। दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज हुई याचिका। निचली अदालत ने आरोपी आफताब पूनावाला की रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ाई। ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता पारित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक क्षण। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। रोमांच से भरे मैच में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराया। डेनमार्क, ट्यूनीशिया, मेक्सिको, पोलैंड और फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के बीच भी आज अहम मुकाबले। और क्रिकेट में भारत न्यूजीलैंड के बीच टाई हुआ मुकाबला। 1-0 से भारत ने अपने नाम की 3 T20 मैचों की सीरीज बारिश के कारण मैच में आई रुकावट। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पीएम ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी विमोचन किया। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम ने कहा कि देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक मात्रा में राष्ट्र निर्माण में काम आए, यह हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुजरात में जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम दलों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 1 और 5 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले सियासी पारा रोज चढ़ रहा है। गुजरात के पंचमहल जिले के शेहरा में एक चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वालों के साथ राहुल गांधी ने दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारत को तोड़ने का काम कर रही है। नड्डा ने दावा किया कि भाजपा गुजरात में ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के लिए भाजपा की ओर से किए गए कार्य से जमीन पर परिवर्तन आए हैं और लोगों का जीवन बदला है। गुजरात के खंभात और बनासकांठा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की चुनावी रैलियां हुई। अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 27 साल से कांग्रेस सरकार में है ही नहीं तो उनका काम कैसे बोलेगा। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो बोलता है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में मालिश कराने के मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि देश उनसे शर्मसार है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर एक अपराधी को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कानून के खिलाफ है। इस कृत्य पर देश की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज श्रद्धा मर्डर केस की जांच
दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका में ऐसा एक भी बिंदु नहीं है जिसे देखते हुए इस पर सुनवाई हो। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार को दिल्ली पुलिस की जांच से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जनहित याचिका लगाने वाले व्यक्ति को है। कोर्ट ने कहा कि वो जांच की देखरेख करने वाली एजेंसी नहीं है। अदालत को बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस में 80% जांच पूरी कर ली है और 200 लोगों की जांच टीम का नेतृत्व एसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त आफताब पूनावाला की रिमांड को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 5 दिनों की रिमांड दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट से कुछ और दिनों की रिमांड मांगी थी। इसके बाद आज एक विशेष सुनवाई के तहत आफताब को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई अहम सबूत मिलने की सूचना नहीं दी है। दिल्ली पुलिस पिछले कुछ दिनों से मृतका के शरीर के अंगों की तलाश कर रही है। अब तक दिल्ली पुलिस को आफताब की निशानदेही पर दक्षिणी दिल्ली के जंगल और नालों से कुछ हड्डियां मिली हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आफताब के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता पारित हो गया है। खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने इसकी जानकारी दी। इस पर आज केंद्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये उस मजबूत बंधन को दर्शाता है जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में सरकार के साथ बनाया है। ये भारत के बढ़ते कद और क्षमताओं की एक बड़ी मान्यता है जो भारत के व्यवसाय को दुनिया को सामान और सेवाओं दोनों में प्रदान करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बजट से पहले की चर्चाओं का दौर जारी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विशेषज्ञों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, वित्त मंत्रालय के अन्य विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने भाग लिया। इससे पहले वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार को भी कई उद्योग विशेषज्ञों के साथ 2 बैठकों की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में उद्योग प्रमुखों, बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया था। फरवरी में आने वाले आम बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शुक्रवार को बजट पूर्व बैठक में चर्चा करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में एक कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की औपचारिक घोषणा की और निवेशकों से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की प्रगति का सहयात्री बनने का आह्वान किया। GIS 2023 के लोगों का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के प्रधानमंत्री के विजन का अनुकरण करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपने लिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया। ये हैकाथॉन 25 नवंबर तक चलेगा। इसमें 22 देशों के 400 से अधिक छात्र छात्राएं और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने इस हैकाथॉन के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्र में संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मणिपुर संगई महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। महोत्सव का आयोजन विष्णुपुर जिले के एथनिक पार्क में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह और राज्यसभा सांसद लिशेम्बा सनाजाओबा भी मौजूद थे। इस 10 दिवसीय उत्सव का आयोजन 2 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। इस अवसर पर जी किशन रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल सैमडेक पिचे सेना टीएई बान के साथ बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की विस्तार से समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को परस्पर ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री ने कंबोडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने पर जोर दिया। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित विचार विमर्श के लिए हो रही है। इसमें द्विपक्षीय बातचीत के साथ ही परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। सोलोमन द्वीप का मलंगो क्षेत्र आज सुबह 7 की तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप के झटकों से दहल गया। भूकंप के झटके आज सुबह समूचे सोलोमन द्वीप पर महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के जान माल की हानि की सूचना नहीं मिली है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने सुबह 7:33 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए। यहां सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। इंडोनेशिया में भूकंप से 252 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों अन्य लोग घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई है। कई क्षेत्रों में अस्थायी घर मलबे में तब्दील हो गए। लोग ढह गई इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं। 13,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि इंडोनेशिया में भूकंप से जान माल के नुकसान से दुखी हूं। पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में भारत इंडोनेशिया के साथ खड़ा है।
चीन की राजधानी पेइचिंग में आज 1400 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों ने पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। पेइचिंग में रविवार से नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। पूरे चीन में 28,000 से अधिक नए संक्रमण दर्ज किए गए, जो महामारी शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खेल जगत की खबरें। फीफा विश्व कप के तीसरे दिन आज बड़ा उलटफेर देखने को मिला। रोमांच से भरे दिन के पहले मुकाबले में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया है। लियोनेल मेसी ने 10वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मेसी ने सऊदी अरब के खिलाफ पेनल्टी पर गोल दागा। इस गोल के साथ अर्जेंटीना की टीम मैच में 1-0 से आगे हो गई। इसके बाद अर्जेंटीना के लिए दूसरा गोल लोटारो मार्टिनेज ने किया, लेकिन उसे रेफरी ने खारिज कर दिया। फिर तो जैसे अर्जेंटीना के हाथ से मैच निकलता हुआ गया जब सऊदी अरब ने 48वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। सऊदी अरब के लिए सालेह अल शेहरी ने गोल दागा। 53वें मिनट में सऊदी अरब के लिए सालेम अल डसारी ने दूसरा गोल किया। और विश्व कप से पहले प्रमुख खिलाड़ियों को लगी चोट से उबरकर गत विजेता फ्रांस आज देर रात अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। पहले मुकाबले में ग्रुप डी में मौजूद फ्रांस का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। चोट के कारण फ्रांस के कुछ खिलाड़ियों के विश्व कप से बाहर होने के बावजूद टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार तालमेल है। किलियान एम्बाप्पे, एंटनी ग्रिजमैन या ओलिवर जीरू की तिकड़ी किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इन तीनों ने मिलकर फ्रांस के लिए 119 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम का सबसे मजबूत पक्ष इनका मिडफील्ड है। 2014 विश्व कप में मैथ्यू लेकी ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और एक बार फिर टीम को उनसे काफी उम्मीदें होंगी। लेकी 13 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के शीर्ष स्कोरर भी हैं। दोनों टीम 4 साल पहले विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में आमने सामने थी, तो फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से जीत दर्ज करने में काफी पसीना बहाना पड़ा था। ग्रुप सी में मौजूद मैक्सिको और पोलैंड भी आज अपने विश्व कप अभियान का आगाज करेंगे। दोनों ही टीमों की कोशिश इस मैच को जीतकर नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत करने की होगी। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट
लेवेंडोव्स्की का ये आखिरी विश्व कप हो सकता है। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश अपनी टीम को ये मैच जिताने की होगी। पोलैंड का ये 9वां विश्व कप है। दूसरी तरफ बात अगर मेक्सिको की करें तो मेक्सिको अब तक विश्व कप का शुरुआती मैच कभी नहीं हारा है। यूरोपीय देश पोलैंड का सामना मेक्सिको के साथ होगा। दोनों टीमों की कोशिश इस मैच को जीतकर नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को पूरा करने की होगी। इस ग्रुप में अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के साथ सऊदी अरब की टीम भी है। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का ये आखिरी विश्व कप हो सकता है। ऐसे में उनकी पूरी कोशिश इस मैच को जीतकर नॉकआउट दौर में पहुंचने की होगी। और खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैच को टाई घोषित कर दिया गया। वैसे भारत को इस मुकाबले में जीत के लिए 161 रन की दरकार थी, जिसका पीछा करते हुए टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए थे। मैच में जब बारिश आई तब भारत का स्कोर 9 ओवर में 75 रन था। हार्दिक पांड्या 30 और दीपक हुड्डा 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से डेवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने अर्धशतकीय पारी खेली। कॉनवे ने 59 तो ग्लेन फिलिप्स ने 54 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने 4-4 विकेट लिए। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की तरह अमेरिका का व्हाइट हाउस भी क्रिसमस को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। क्रिसमस से करीब 1 महीना पहले ही व्हाइट हाउस में इस साल का क्रिसमस ट्री पहुंच चुका है। क्रिसमस ट्री को परंपरागत तरीके से एक घोड़ा गाड़ी पर लाद कर लाया गया। इसे लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पहुंची। इस साल का क्रिसमस ट्री पेंसिल्वेनिया राज्य के पॉल एंड पैम शीलर्स ट्री फार्म से लाया गया है। इसे व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में रखा जाएगा। घोड़ा गाड़ी पर क्रिसमस ट्री लाने की परंपरा अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति ड्वार्ड आइजनहावर के समय से चली आ रही है। क्रिसमस से पहले न्यूयॉर्क के चेल्सी मार्केट में हॉलिडे से संबंधित एक अलग तरह की कला प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां डिजिटल तकनीक के जरिए रंग बिरंगी कलाकृतियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता है। इस प्रदर्शनी का नाम स्पेक्टेकुलर फैक्ट्री द हॉलिडे मल्टीवर्स है। मल्टीवर्स की तरह ही इसकी अपनी दुनिया है, जिसमें आकर लोग छुट्टियों के समय का रोमांच एक अलग तरह से महसूस कर सकते हैं। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। Kerala